कि देखिए शुरू से ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूरे विश्व को कंट्रोल करने की सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। वो अपने आप को एक सुपर पावर उस समय से मान रहा है। वो चाहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड का, बोलते नहीं है वो, लेकिन इनडायरेक्टली, कि मैं पूरे वर्ल्ड का एक पुलिसमैन की तरह हूँ और पूरे वर्ल्ड का जो पूरा वर्ल्ड मेरा एरिया है, उसकी जो फौजें हैं उनको वो एक्सपेडिशनरी फौज कहते हैं। यानी कि कहीं पर भी जाके हम अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, हम उस इलाके को उस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि वहाँ की जियोपॉलिटिक्स वो हमें फेवर करे और किसी और को फेवर ना करे और हम उसे कंट्रोल कर पाएँ। तो इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने हर जगह अलग अलग कमांड बनाए। जैसे कि आपने जिक्र किया, मिडिल ईस्ट के लिए उन्होंने सेंट्रल कमांड बनाई हुई है, और जो पैसिफिक वाला, जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक का एरिया है, उसके लिए इंडो पैसिफिक कमांड है। उसी मुताबिक उनकी बाकी भी कमांड्स हैं। तो अभी इन चीज़ों, जो ये कमांड्स हैं, उनको उन्होंने इस तरीके से बनाया है कि उनके पास हर चीज़ अपनी है। अपनी एयरफोर्स है, अपनी नेवी है, और जितना उनको साजो सामान चाहिए वो उनके पास साजो सामान उतना है, मिलिट्री एसेट्स के तौर पे, इंटेलिजेंस के तौर पे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के तौर पे। और उनके जो कमांडर हैं वो भी डायरेक्टली, जैसे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वहाँ होता है, इसमें कोई शक नहीं है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी बात करते हैं वो, लेकिन उनको काफ़ी हद तक पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो इतना उन्होंने उनको एक तरीके से ताकत दी हुई है। और ये जो कमांड्स हैं ये अपने हिसाब से उस इलाके को और उस एरिया को देखती हैं। वहाँ पर जितने लोकल या रीजनल फोर्सेस हैं उनके साथ भी तालमेल बैठाती हैं, और उनके साथ जब वो तालमेल बैठाते हैं तो उसमें वो ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किसके साथ ज़्यादा सूट करता है और किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब बात आती है पाकिस्तान की। अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में जब पाकिस्तान बना था, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊँगा मैं, कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम में अमेरिका और जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, एक तो स्टोरी है, नैरेटिव है कि भाई जिन्ना और नेहरू दोनों प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, इसलिए दो हिस्सों में बट गया। दूसरा नैरेटिव ये है कि उन्हें पता था कि ये जो जॉइंट, अगर भारत एक साथ हो जाता है तो ये हमारी बात सुनेगा नहीं भविष्य में, और हमारा एक मेन मुद्दा है कि यूएसएसआर को हमें कंट्रोल करना है। अगर हमें यूएसएसआर को कंट्रोल करना है तो अगर ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है और जो एरिया अफगानिस्तान से लगा हुआ है, जहाँ पे वर्चस्व है यूएसएसआर का और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में वर्चस्व है यूएसएसआर का, अगर उस इलाके में वो इलाका अलग हो जाए और वो हमारे अलायंस में शामिल हो जाए तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। तब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने भी अपनी तरफ से एक ये नैरेटिव बढ़ाया, दोनों पॉलिटिशियंस को भी इसी मुताबिक ग्रिल किया और उनको समझाने की कोशिश की। और अब आप देखिए, जब लड़ाई हुई 47 की, उस टाइम में भी पाकिस्तानी मिलिट्री कमांडर वो भी ब्रिटिश, भारत का मिलिट्री कमांडर वो भी ब्रिटिश, और दोनों ये जिसको रिपोर्ट करते थे वो भी ब्रिटिश। और जब हम इस पोजीशन में थे कि हम पीओके भी ले पाएँ, जब महाराजा रंजीत सिंह ने हमें वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, तो ये वक्त था कि जब हम उधर भी जा सकते थे। तो उस टाइम में ऐसी उन्होंने चालाकी करी कि इधर से जाने नहीं दिया, और गिलगिट बाल्टिस्तान में एक मेजर साहब थे, उनको और सरेंडर करा दिया। ब्रिटिश फौज के, भारतीय सेना के मेजर साहब थे लेकिन ब्रिटिश थे, उनको सरेंडर करा दिया पाकिस्तान आर्मी को। नॉर्मल हालत में तो ऐसे आदमी को कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड उनको पाकिस्तान ने भी दिया और ब्रिटिश ने भी दिया। तो ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि इस इलाके में इस पाकिस्तान जो, और उसके बाद में पाकिस्तान को सीटो और सेंटो में शामिल कर लिया गया। तो अब एक तरीके से पाकिस्तान जो है तब से हिस्टोरिकली एक एलाई, जो जिसे बोलते हैं ना नॉन नाटो एलाई, वो उस पोजीशन में आ गया। और उसका उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पर इस्तेमाल किया। जब उन्होंने ज़रूरत पड़ी यूएसएसआर के खिलाफ, उस समय इस्तेमाल किया। उसके बाद अफगानिस्तान में ज़रूरत पड़ी, उसके इस्तेमाल किया। हालांकि उनके बैड एक्सपीरियंस भी रहे, ओसामा बिन लादेन भी वहाँ पकड़ा गया, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो जो उनकी लोकेशन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसीलिए आसिफ मुनीर की, जो जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और आसिफ मुनीर एक ही नाम है आज की डेट में, क्योंकि वो एक अलग अजीब देश है जहाँ कहते हैं ना आर्मी ओन्स कंट्री, तो वो एक ही बातचीत है। तो अब अगर आप देखें तो हुआ क्या कि जो पाकिस्तान का इलाका है,
अगर इन्हें कुछ भी करना है अफगानिस्तान में या ईरान में, अगर खुदा ना खास्ता कभी ईरान के ऊपर हमला करना पड़े, बड़ा हमला करना पड़े, ग्राउंड हमला करना पड़े, तो भी जो लॉजिस्टिक रूट है वो पाकिस्तान से ही जाना है, यानी कि कराची से, और लॉजिस्टिक रूट बनना है। अफगानिस्तान के लिए भी लॉजिस्टिक रूट उन्होंने वहीं से बनाया था। इस बार ट्रंप इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने लॉजिस्टिक की प्लानिंग ही नहीं की। उन्होंने सोचा, जैसे बताया एम्बेसडर साहब ने, कि जल्दी हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। तो इस बार, पिछली बार उन्होंने 6 महीने तक प्लान किया था लॉजिस्टिक्स, इसीलिए अभी उनके हाथ पांव फूले हुए हैं ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो अब आती है बात आसिफ मुनीर की। आसिफ मुनीर उन्हें चाहिए कई चीज़ों के लिए। एक तो बिजनेसमैन है, क्रिप्टो करेंसी का एक कहानी है, उसमें भी आसिफ मुनीर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद जो मैंने एक ऑप्शन बताई आपको, अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है उसके लिए भी आसिफ मुनीर चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि ये चीन और अमेरिका दोनों ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कुछ करवाना है तो पॉलिटिशियन में किसी के बस की बात नहीं है। कराना है तो आर्मी चीफ को पकड़ो, वही करेगा। अगर वहाँ से किसी इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि इन्होंने सारे पाले हुए हैं, जितने टेररिस्ट इन्होंने ही पाले हैं, तो इन्फॉर्मेशन भी उन्हीं की है। होता है ना, गुंडा का जो बॉस होता है उसी को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो गुंडे के बॉस को पकड़ो, वही इन्फॉर्मेशन देगा सारी की सारी। तो CIA को भी ISI से इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सेंट्रल कमांड भी ISI के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा, पुराने सेंट्रल कमांड के जो कमांडर जा रहे थे तो उनका डाइनिंग आउट कर रहे थे पाकिस्तानी। तो ये जो सिचुएशन है, तो इसलिए उन्हें अपने फ़ायदे के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने फ़ायदे के लिए आसिफ मुनीर का जो कद है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और यही एक कारण है जो आप समझ पा रहे हैं कि ये सिचुएशन जो दिख रही है।